स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। और आज फिर देखेंगे हम क्वेश्चन बैंक के सोल्यूशन को, जो कि होगा क्लास 12 के लिए। और सब्जेक्ट यहाँ पर होगा हमारा फिजिक्स में हम देखने वाले हैं चैप्टर 8 को, जो कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों से संबंधित है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी इन्हें कहा जाता है। और इसी के क्वेश्चन जो है बोर्ड ने कौन से दिए हैं, क्या उनके उत्तर होंगे, जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। तो आइए और स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो यहाँ पर चार विकल्प हमें दे रखे हैं, तो उसमें बताना है कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। तो देखिए यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंतर्गत पहला है गामा किरणें, फिर है किरणें और ध्वनि तरंगे, रेडियो तरंगे। तो देखिए जो ऑप्शन सेकंड है, पहले तो थोड़ा सा ये मिसप्रिंट है, यहाँ पर किरणें नहीं है, एक्स किरणें हैं। ठीक है, एक्स किरणें यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर हमारा जो प्रश्न है विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी नहीं है, उसे हमें देखना है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा रेडियो तरंगे। रेडियो तरंगे जो होती है ये विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती है, ये यांत्रिक तरंगे होती है और इन्हें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। चलिए, तो ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्ध्य की कोटि है। तो देखिए दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्ध्य की कोटि क्या होती है। तो दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्ध्य के लिए जो इसका रेंज होता है वो 10⁻⁻6 से लेकर के 10⁻5 तक होता है ना, यहाँ से यहाँ तक होता है। परंतु यहाँ पर हमें कोई परास नहीं दे रखी है, सिर्फ एक कोटि पूछ लिए। तो यहाँ पर हम जो है उत्तर को सिलेक्ट कर सकते हैं 10⁻6। देखिए यहाँ पर माइनस ही है, ये जो डैश के रूप में लिखा है, तो ये 10⁻6 होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंगों के आविष्कारक हैं। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के आविष्कारक हैं। तो देखिए यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंगों के जो आविष्कारक हैं वो है मैक्सवेल। तो ऑप्शन फर्स्ट जो होगा ये इसके लिए सही उत्तर होगा, मैक्सवेल। अब यहाँ पर एक और बात आपको ध्यान रखना है कि मैक्सवेल ने जो विद्युत चुंबकीय तरंगे थी इनके लिए सैद्धांतिक भविष्यवाणी की थी और इनकी खोज का श्रेय भी मैक्सवेल को जाता है। परंतु इनके अस्तित्व की जो प्रायोगिक पुष्टि है वो किसने की है, वो हर्ट्ज ने की है। और मार्कोनी ने सबसे पहले इन्हें अधिक दूरी तक प्रसारित करने का कार्य किया है। तो मार्कोनी, हर्ट्ज और मैक्सवेल तीनों के नाम आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर विस्थापन धारा निम्न में उत्पन्न नहीं होती है। तो विस्थापन धारा यहाँ निम्न में से किसमें उत्पन्न नहीं होगी। तो यहाँ पर हमारा उत्तर बनेगा तांबे के तार में। ऑप्शन सेकंड जो होगा ये हमारा उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक आवृत्ति होती है। तो सबसे अधिक आवृत्ति जो होती है वो कौन सी तरंगों की होती है। तो देखिए यहाँ पर जो गामा किरणें होती है, इन तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट, गामा किरणें। अब ध्यान रखिएगा आवृत्ति इनकी सर्वाधिक है, परंतु तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तरंगदैर्ध्य यहाँ पर सबसे कम होगा और आवृत्ति सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो गामा किरणें यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। त्वरित आवेश जो है ये उत्पन्न करता है। तो त्वरित आवेश जो है ये क्या उत्पन्न करता है। तो त्वरित आवेश जो होता है चुंबकीय क्षेत्र, स्थिर विद्युत क्षेत्र। ये थर्ड है, ए और बी दोनों। तो उत्तर भी थर्ड ही होगा, ए और बी दोनों, क्योंकि जो त्वरित आवेश जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक त्वरित आवेश चुंबकीय क्षेत्र एवं, तो अभी हमने देखा था कि एक त्वरित आवेश जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तो उत्तर यहाँ पर रिक्त स्थान में हो जाएगा हमारा विद्युत क्षेत्र। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर विस्थापन धारा रिक्त स्थान में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। तो देखिए जो विस्थापन धारा होती है ये रिक्त स्थान में, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये परिवर्तनशील, ठीक है, थोड़ा सा परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र हमारा उत्तर हो जाएगा। तो परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण जो विस्थापन धारा परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अंधेरे में फोटोग्राफी के लिए रिक्त स्थान तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो इसमें अवरक्त जो तरंगे होती है इनका उपयोग किया जाएगा
तो उत्तर हो जाएगा अवरक्त तरंगों का। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मानव नेत्र रिक्त स्थान तरंग दैर्ध्य के लिए अधिक सुग्राही होता है। तो मानव नेत्र जो होता है ये 555 नैनोमीटर के लिए सबसे अधिक सुग्राही होता है। ठीक है, तो 555 नैनोमीटर के लिए अधिक सुग्राही होगा। देखिए वैसे तो इसका जो परास होता है मानव नेत्र का वो 390 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच होता है, पर सबसे अधिक सुग्राही होता है ये 555 नैनोमीटर के लिए। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर पृथ्वी तल से ओजोन परत की लगभग ऊंचाई है, तो इसकी ऊंचाई जो होगी वो हो जाएगी 30 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर के बीच का जो क्षेत्र होता है वो क्षेत्र ओजोन परत कहलाता है। ठीक है, तो 30 से 50 के बीच में हम इसका जो रेंज है वो बता सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों के वेग का सूत्र है। तो निर्वात में इनका जो सूत्र होता है वो होता है c बराबर 1/रूट म्यू 0 एप्सिलॉन 0। ठीक है, म्यू 0 एप्सिलॉन 0 ये इसके लिए यहाँ पर सूत्र होगा। थोड़ा सा ये इक्वल यहाँ पे लगाना है आपको, यहाँ लग गया है गलती से ये। ठीक है, चलिए मैं फिर से लिख देता हूँ 1/रूट में आपको लिखना है म्यू 0 एप्सिलॉन 0 और ये c के इक्वल होगा। तो ये निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों के वेग का सूत्र होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान करना है, और सही जोड़ी का मिलान हम किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए जो रेडियो तरंगे हैं, तो रेडियो तरंगे की जो खोज की थी वो तो हर्ट्ज ने और मार्कोनी ने की थी। अब हर्ट्ज और मार्कोनी, तो जो लघु रेडियो तरंगे हैं इनकी खोज हर्ट्ज ने की है, और दीर्घ जो रेडियो तरंगे होती है उनकी खोज मार्कोनी ने की है। पर ना तो यहाँ पर आप हर्ट्ज को देख पाएंगे ना ही मार्कोनी को देख पाएंगे। चलिए अब फर्स्ट वाले को छोड़ दीजिएगा। फिर आते हैं पराबैंगनी किरणें। तो पराबैंगनी किरणों की खोज की थी, ये की थी रिटर ने, तो यहाँ पर रिटर दूसरे के लिए हो जाएगा। एक्स किरणों की खोज जो की है रोंटुजन ने, तो यहाँ पर ये रोंटुजन एक्स किरणों के लिए। गामा किरणें बैक्यूरेल, तो बैक्यूरेल जो है ये यहाँ पर। ठीक है, गामा किरणों को बैक्यूरेल से मिला देंगे। और दृश्य प्रकाश की खोज की है न्यूटन ने, तो यहाँ पर न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए जो रेडियो तरंगे हैं तो इनके लिए यहाँ पर एक पांचवा नाम दिया गया है विलियम हर्शेल। तो देखिए विलियम हर्शेल जो है ये गलत है यहाँ पर, क्योंकि विलियम हर्शेल जो होगा, विलियम हर्शेल ने अवरक्त किरणों की खोज की है। ठीक है, तो यहाँ पर एक हमें सही नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हमारा उत्तर होगा। विलियम हर्शेल ने अवरक्त किरणों की खोज की और अवरक्त यहाँ पर दे नहीं रखी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथी इसी के बाद के क्वेश्चन में भी सही जोड़ी यहाँ पर रिपीट हो गए डबल से, तो कोई बात नहीं, हमें उसे मिला लिया हमने, उसको वही होगी। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जी किरणों का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, तो ये सत्य असत्य के रूप में यहाँ पर बताना है। तो देखिए जी किरणों का मतलब यहाँ पर होगा गामा किरणें। तो गामा किरणों का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो सबसे कम होता है, तो ये सत्य है, क्योंकि तरंग दैर्ध्य कम होगा तभी इनकी आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है। तो इनकी आवृत्ति सबसे ज्यादा होगी परंतु तरंग दैर्ध्य जो है वो कम होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर त्वरित आवेश जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता है, तो ये भी हमारा राइट होगा। त्वरित आवेश जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज मैक्सवेल ने की थी, तो मैक्सवेल ने की थी, ये बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा क्योंकि मैक्सवेल ने इनकी खोज की है। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा ऊष्मा की संवेदनशीलता पराबैंगनी किरणों के द्वारा होती है, तो ऊष्मा की जो संवेदनशीलता होती है वो पराबैंगनी किरणों के द्वारा नहीं होती है, ये गलत होगा, क्योंकि इनकी जो संवेदनशीलता होती है वो अवरक्त किरणों के माध्यम से होती है। तो अवरक्त होता तो उत्तर होता, पराबैंगनी नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर विस्थापन धारा चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत का कार्य करती है, तो ये कथन हमारा सत्य होगा। 19वां विस्थापन धारा चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत का कार्य करती है। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की जी किरणों की विभेदन क्षमता अधिकतम होती है, तो ये भी हमारा सत्य होगा। गामा जो किरणें होती है इनकी जो विभेदन क्षमता होती है वो अधिक होती है ना, क्योंकि इनमें जो ऊर्जा और आवृत्ति दोनों ही इनकी अधिक होती है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन आ जाता है विद्युत चुंबकीय तरंगों की सैद्धांतिक खोज किसने की। तो देखिए यहाँ पर फिर हमारा जो उत्तर होगा वो हो जाएगा मैक्सवेल। तो मैक्सवेल हमारा उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति क्या होती है, तो यहाँ पर हमें बताना अनुप्रस्थ होती है या अनुदैर्ध्य होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो प्रकृति होती है वो अनुप्रस्थ होती है, तो अनुप्रस्थ हमारा
उत्तर हो जाएगा। इनकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य का परास बताइए, सॉरी रेंज बताना कहने का मतलब यहाँ पर। तो दृश्य प्रकाश जो होता है इसका जो रेंज होता है वो चाहे हम एंगस्ट्रॉम में लिखें या फिर मीटर में लिखें। तो एंगस्ट्रॉम में लिखते हैं तो ये 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक इसका रेंज होता है। ठीक है, ये एंगस्ट्रॉम है। और यदि हम मीटर में लिखना चाहें तो 10⁻⁻5 से लेकर 10⁻⁻6 ये मीटर में होगा और ये एंगस्ट्रॉम में है। तो दोनों में से किसी में भी हम बता सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से किसकी आवृत्ति सबसे कम है। तो देखिए आवृत्ति यहाँ पर हमें पहचानना है। गामा किरणें, दृश्य प्रकाश, अवरक्त विकिरण, परावैंगनी विकिरण। तो आपकी बुक में जो सभी प्रकार की जो परावैंगनी किरणें होती है, सॉरी जो विद्युत चुंबकीय किरणें हैं, तरंगे हैं, इनसे संबंधित चार्ट आपको दे रखा है। तो वहां पर आप जाकर देखेंगे तो इसमें जो क्रम है, एक तरफ जो आवृत्ति घटते हुए और एक तरफ तरंग दैर्ध्य जो है वो बढ़ते हुए में है। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो जो गामा किरणें होती है ये सबसे ऊपर होती है, फिर इसके बाद में अवरक्त विकिरण है, दृश्य प्रकाश है और परावैंगनी किरणें हैं। तो यहाँ पर जो अवरक्त विकिरण होगा हमारा उत्तर, अवरक्त विकिरण है ना, अवरक्त विकिरण हमारा इसमें उत्तर होगा क्योंकि इनकी आवृत्ति यहाँ पर सबसे कम होगी। ये तो ऑप्शन तो है नहीं, वैसे समझ सकते हैं आप, अवरक्त विकिरण। और इनकी जो आवृत्ति होती है वो अवरक्त विकिरण की वो 10⁻12 से 10⁻14 तक के बीच में होती है। और परावैंगनी जो होती है ये 10⁻15 से लेकर के 10⁻17 होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 15 और 17 है और ये 12 और 14 है। तो यहाँ पर अवरक्त विकिरण हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, दूर संचार के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाएगा। सूक्ष्म तरंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, रेडियो तरंगे भी बोल सकते हैं, लघु रेडियो तरंगे भी इनको बोला जाता है। चलिए अगला है, निम्न में से किसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा। अब देखिए अभी जो प्रश्न आया था उसमें आवृत्ति कम पूछी थी, अब यहाँ पर पूछा है तरंग दैर्ध्य सबसे कम किसका है। तो देखिए गामा किरणों की आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है तो उनका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वो होगा गामा किरणें। ठीक है, गामा किरणें जो होगा ये हमारा उत्तर होगा, इनका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विद्युत चुंबकीय किरणें नहीं है उन किरणों को पहचानना है जो विद्युत चुंबकीय किरणें नहीं है। तो यहाँ पर जो बीटा किरणें हैं ये विद्युत चुंबकीय किरणें नहीं होती है ना। बाकी एक्स किरणें, परावैंगनी किरणें, दृश्य किरणें ये सभी विद्युत चुंबकीय किरणें होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व की प्रायोगिक पुष्टि सर्वप्रथम किसने की है। तो देखिए आप बुक में अपने स्मरणीय बिंदु में पढ़ सकते हैं, उधर आपको मिल जाएगा। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के जो अस्तित्व की प्रायोगिक पुष्टि है ये हर्ट्ज ने की है ना। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो होगा हर्ट्ज। अब कहीं कहीं पे मैक्सवेल भी आता है, तो मैक्सवेल खोज आविष्कारक है इनके और हर्ट्ज ने प्रायोगिक रूप से पुष्टि की है। तो यहाँ पर हर्ट्ज। चलिए अगला क्वेश्चन है, और मार्कोनी ने क्या किया था, सबसे अधिक दूरी तक इनको प्रसारित करने का कार्य किया था। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ओजोन मंडल अवशोषित करता है। तो ओजोन मंडल जो है ये किसे अवशोषित करता है। तो हम जानते हैं कि ओजोन परत जो होती है वो हानिकारक परावैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा परावैंगनी विकिरण। चलिए अगला क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं और यहाँ पर ये जो फिजिक्स से संबंधित चैप्टर के हमारे क्वेश्चन थे, क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच और मिलते हैं जल्दी एक और नए किसी वीडियो के साथ।